नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बहस में। हूं अनुराग दीक्षित और हमारे साथ देश की बहस में बात करने के लिए एक्सपर्ट पैनल लगातार जुड़ता है। मुद्दा हम वो चुनते हैं जिस मुद्दे को आप तय करते हैं देश की बहस के लिए। तो आज आपने जिस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए, सबसे पहले हम आपको बता दें वो मुद्दा दरअसल में है क्या। कोरोना चेन तोड़ने का इम्तिहान कैसे पास होगा, कैसे हिंदुस्तान पास करेगा इस पूरे इम्तिहान को जहां मकसद है कोरोना की चेन को तोड़ना। 80% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। दरअसल में इस मुद्दे को चुना क्यों है ये भी हम आपको बता दें। हमारे वीर जवान जो अब जंग के मैदान में दुश्मनों का अब तक सफाया करते आए हैं, बॉर्डर और आसमान के उन्हीं बाहुबलियों को अब अदृश्य दुश्मन कोरोना के खिलाफ मिशन में उतारा गया है। आज पीएम मोदी ने वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की और पूरे मिशन की समीक्षा की। आपको बता दें कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से लेकर बेड और मेडिकल स्टाफ को एयरलिफ्ट कराने के मोर्चे पर हमारी जवान जुटे हुए हैं। ऐसे में देश को उम्मीद है कि हालात कुछ सुधरेंगे। उधर 1 मई से वैक्सीन के तीसरे फेज की शुरुआत होनी है, जिस पर सियासत भी तेज है। राजस्थान, पंजाब जैसे राज्य 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू ना कर पाएं, इस तरीके की बातें लगातार उनकी तरफ से सामने आई हैं। इसकी वजह है वैक्सीन की देरी से सप्लाई। तो क्या ऑक्सीजन की सियासी लड़ाई वैक्सीनेशन की सियासी लड़ाई पर शिफ्ट हो गई है? इसी पर आज बात देश की बहस में। सरहद पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली भारतीय सेना के जवान अब अदृश्य दुश्मन कोरोना वायरस के खिलाफ मिशन पर हैं। जल, थल और नभ से संकट काल में मदद के हाथ बढ़े हैं, तो वहीं इस महायुद्ध में दुनिया का साथ मिला है। ऑक्सीजन की किल्लत से निजात दिलाने के लिए हांगकांग से 1000 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर की खेप आई है, जो अलग अलग इलाकों में भेजे जाएंगे। वहीं 256 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सिंगापुर वायुसेना का विमान आया है। रैपिड एक्शन की ये तस्वीरें गवाह हैं कोरोना के खिलाफ कैसे पूरी ताकत झोंकी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में है। उन्होंने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया से मुलाकात की। इस मुलाकात में वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को वायुसेना के मिशन की पूरी जानकारी दी। इस समय देश बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। कोविड की वजह से हिंदुस्तान की वायुसेना जो है बहुत बड़े पैमाने पर जुट गई है। हर प्रकार से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने के लिए, बाहरी देशों से सामान लाने के लिए और विद इन द कंट्री एक जगह से दूसरी जगह के लिए सामान को शिफ्ट करने के लिए, खास करके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। आपको बता दें कि DRDO दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद समेत कई शहरों में कोविड सेंटर बनाने के मिशन में जुटा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि DRDO आने वाले 3 महीनों में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहा है, जिसमें PM केयर्स फंड का इस्तेमाल होगा। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर थामने की चुनौती है, तो दूसरी ओर 1 मई से 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन को रफ्तार देने का अभियान भी है, क्योंकि कई गैर BJP शासित राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला दिया है, जिस पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। लेकिन इस कड़े इम्तिहान के पास करने के रास्ते में राजनीति भी है। एक दूसरे का साथ देने की बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, एक दूसरे की सहायता करते आम जन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं है। मदद का हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। रोजाना 3 लाख से ऊपर लोग आज भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप ने कोरोना के खिलाफ जंग को कुछ तो कमजोर किया ही है। देश की बहस में चर्चा है कि कंधे से कंधा मिलाकर जब सेना अपने जज्बे का परिचय दे रही है, तो कोरोना जैसे दुश्मन को हराने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर अब तो एक दूसरे का हाथ थामने का वक्त है, ताकि ये लड़ाई भी जीती जा सके। तो देश की बहस में सवाल भी आज यही है, कोरोना की चैन तोड़ने के लिए प्रयास क्या सही दिशा में हो रहे हैं? और जब बात प्रयास की हो रही है तो सिर्फ एक पक्ष की नहीं बल्कि हर पक्ष की, जिसकी भी जवाबदेही है, जिसकी भी भूमिका हो सकती है, क्या वो सही दिशा में अपने प्रयास को कर रहा है? हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी साहब, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपराजिता सारंगी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। चरण सिंह सापरा साहब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सापरा साहब, सबसे पहले आपसे, कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, सरकार के साथ, देश के साथ है? बिल्कुल, सत्ताधारी पार्टी के साथ हम हैं, पूरी तरह से हैं। और प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते ये लोकतंत्र प्रणाली में हमारा दायित्व भी बनता है कि जब कभी और जहां कहीं सत्ताधारी पार्टी अगर कोई चूक करती हो, कोई गलती करती हो,
तो उसको चेताने का काम भी ये लोकतंत्र की प्रणाली में विपक्षी पार्टी का है। इसीलिए हमने बार बार सत्ताधारी पार्टी को ये समझाने की कोशिश की है कि ये कोरोना कोई खिलौना नहीं है, आप इसको खिलौना मत समझिए। ये ताली थाली से या वो गाय का गोबर लगाने से या पापड़ खिलाने से ये कोरोना नहीं जाने वाला है, या गो कोरोना बोलने से ये नहीं जाने वाला है। इसके विरुद्ध हमको डट करके लड़ना पड़ेगा। और आज परिस्थिति क्यों ऐसी आई है? क्योंकि जब कोरोना के खिलाफ पर्याप्त प्लानिंग करने की जरूरत थी, जब यह तय करना था कि ऑक्सीजन के कितने प्लांट देश में लगेंगे, या रेमडेसिविर की प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाई जाएगी, या उसके निर्यात को रोका जाएगा, या फिर और तमाम सारी जो तैयारियां थी, उस समय ये सरकार चुनाव के अंदर लगी थी। दोनों चरण सिंह सापरा साहब जो बातें आप वो कह रहे हैं सर, वो बातें सही है, लेकिन जब आपसे शुरुआत में मैंने पूछा कि क्या आप देश के साथ हैं, इस चेन को तोड़ने के लिए सरकार के साथ है, तो आप कहते हैं कि हाँ हम साथ तो हैं, लेकिन आपने अब तक जो सारी बातें कही हैं वो सिर्फ सियासत है, सिर्फ सवाल है। नहीं, सियासत नहीं है, ये सियासत आप कह रहे हैं, लेकिन हम प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते ये हमारा दायित्व है। सर, प्रमुख विपक्षी पार्टी के नाते सिर्फ ये काम नहीं होता है कि आप सवाल खड़े करें। प्रमुख विपक्षी पार्टी के नाते ये भी एक जिम्मेदारी होती है आपकी कि जब देश पर संकट हो तो आप आगे आएं। सवाल और जवाब का सिलसिला बाद में भी तय हो सकता है। राहुल गांधी जो आपकी पार्टी के नेता हैं, उनका ट्वीट इस वक्त हम दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब भारत सरकार इन्हीं लोगों से उन कंपनियों को दुनिया में सबसे ऊंची दर वैक्सीन के लिए चुकाने के लिए कहेगी। एक बार फिर से सिस्टम जो है वो विफल हो रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर, कंपनीज को लेकर सवाल यहां पर राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो वैक्सीन को लेकर सवाल खड़ा करते रहे, उसका जिक्र हम पहले भी करते रहे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किए हैं वैक्सीन को लेकर, राशिद अल्वी जैसे नेताओं ने भी ट्वीट किए हैं, और राशिद अल्वी इकलौते ऐसे नेता नहीं, और भी तमाम नेताओं ने ट्वीट किए हैं। सवाल सिर्फ यह है कि जो अब तक हुआ वो हो गया, क्या आगे आप इस चेन को तोड़ने के लिए देश के साथ खड़े हैं? सापरा साहब, बुनियादी सवाल मेरा ये है सर। देखिए, आपके बुनियादी सवाल के साथ ही हम खड़े हैं। हम बिल्कुल देश के साथ और मौजूदा सरकार के साथ में हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि जब जब राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, राहुल जी ने कहा था कि ये कोरोना सुनामी है, तो कुछ दिन पहले कोर्ट ने भी ये कहा कि ये सुनामी आई हुई है। और अगर राहुल गांधी जी ने रेमडेसिविर के लिए चेताया था या ये कहा था कि जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण का अभियान है, उस टीकाकरण के अभियान के लिए हमको इंपोर्ट करने चाहिए विदेश के टीके, तब राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया गया। ये कहा गया कि वो कोई मिडिलमैन बन गए हैं या कोई बीच में दलाली कर रहे हैं। सर, आप सारी बातें अतीत की कर रहे हैं, मैं बात भविष्य की कर रहा हूं। गांधी जी को सापरा साहब, अंतर सिर्फ इतना है कि आप बीते कल की बात कर रहे हैं और मैं आने वाले कल की बात कर रहा हूं, और ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या जो आने वाले वक्त में संकट और बढ़ता नजर आ रहा है, क्या उसको काबू करने के लिए हर शख्स जिम्मेदार है अपनी भूमिका में। आशुतोष सर, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी मैच्योरिटी है कि वो सिर्फ तू मैं ना करें, साथ आ जाएं, एकजुट हो जाएं और इस कोरोना की चेन को तोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं? देखिए अनुराग जी, ये पूरी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है और सत्ता पक्ष को ही सबको साथ लेकर चलना होता है। लेकिन जब से कोरोना आया तब से आप देख लीजिए लगातार सत्ता पक्ष को साथ देने की कोई कोशिश नहीं की गई। मनमोहन सिंह ने, जो देश के बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर्स में से एक रहे हैं, 10 साल उन्होंने शासन किया, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया वो बहुत ही हास्यास्पद है। मेरा कहना यह है कि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सरकार की लोकतंत्र के अंदर, तो सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, और विपक्ष की जिम्मेदारी लगातार होती है सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करे, सत्ता पक्ष पर लगातार प्रेशर बनाए। अगर वो प्रेशर बनाने में कामयाब नहीं होता है, इसका मतलब विपक्ष जो है अपनी भूमिका निभाने में कामयाब नहीं होता है। लेकिन आशुतोष सर 10-11 साल सर मैंने भी पार्लियामेंट को देखा है, कवर किया है। सेंट्रल हॉल में राजनीतिक दल, सत्ता और विपक्ष के बीच का अंतर खत्म हो चुका होता है। जब अपने वेतन भत्ते बढ़वाने होते हैं तो सियासत खत्म हो चुकी होती है। जब जीएसटी में किसी प्रोडक्ट को लाना है या नहीं लाना है तो तमाम राजनीतिक दल जो राज्यों की सत्ता में है, अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो एकजुट हो चुके होते हैं, अंतर खत्म हो चुका होता है। लेकिन यहां पर अगर कोई भी राजनीतिक दल जो सुझाव देता है, क्या वाकई वो सुझाव है या उसमें सियासत भी होती है? आखिर क्या वजह है कि जो सुझाव सरकार को दिया जाता है वो पहले मीडिया में, सोशल मीडिया में आ जाता है? क्या सिर्फ वो सियासत है सर? नहीं, देखिए इसमें विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, आज की तारीख में अगर देश के अंदर संकट है तो लोग ये सवाल सत्ता पक्ष से पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे, नरेंद्र मोदी जी से पूछेंगे कि भाई आपने कदम क्यों नहीं उठाए, और अगर आपने कदम नहीं उठाया है तो उसकी जवाबदेही उनकी तय करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं
कि देश के अंदर अगर इतना बड़ा संकट है तो देश के प्रधानमंत्री को सारे विपक्षी दल के नेताओं के साथ बैठकर एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, साथ ही साथ एक साझा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और सबसे गुजारिश करनी चाहिए कि भाई हम आप मिलकर राजनीति छोड़ें और देश के लिए काम करें। हकीकत यह कि आज की तारीख में सत्ता अपनी राजनीति और आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की इस अपील का तुरंत असर दिखेगा और तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं वो कहेंगे कि हाँ साहब हम तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे, वो हम आपके साथ हैं? अगर प्रधानमंत्री को बिल्कुल करना है तो आज नहीं 3 महीने पहले करना चाहिए। अभी तक तो प्रधानमंत्री ने किया नहीं है। देखिए जब क्रेडिट लेने की होड़ लगेगी तब दिक्कत होगी। राहुल गांधी अपनी क्रेडिट लेने में लगे। देखिए मैंने तो बहुत पहले बताया था, प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, तो सत्ता पक्ष विपक्ष ये आशुतोष सर कौन क्रेडिट नहीं ले रहा है? अगर छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी होती है तो क्या वहां के मुख्यमंत्री क्रेडिट नहीं लेते हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं? और अगर वहां पर संकट बढ़ता है तो वो तुरंत कहते हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, वो हमारी मदद नहीं कर रही है। कौन क्रेडिट नहीं ले रहा है सर, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो? मुझे लगता है जो चीज छत्तीसगढ़ के साथ लागू होती है वही चीज मध्य प्रदेश के साथ भी लागू होती है। बिल्कुल लागू होती है। मध्य प्रदेश में लागू होती है वही बात उत्तर प्रदेश में भी लागू होती है। आप देखिए बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं, बेड की कमी नहीं है। अब अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो लोग तो सवाल पूछेंगे, और सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? अगर कोई अस्पताल अगर मीडिया के अंदर आके अपनी बात कहता है तो आप कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, लोकतंत्र 2 पहियों पर चलता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष अगर साथ में नहीं चलेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा। आज की सबसे दुखद त्रासदी यही है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष पर भरोसा नहीं है और विपक्ष को सत्ता में भरोसा नहीं है। ठीक है, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, क्या आपको लगता है कि एक ऐसी महामारी जिससे लाखों लोग अभी परेशान हैं, हर दिन आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आता है, क्या उस पर हमारा पॉलिटिकल क्लास, राजनीतिक वर्ग एकजुट है, मैच्योर है, गंभीर है, या सिर्फ तू में जो नहीं होना चाहिए तब जबकि सेना साथ खड़ी है देश के? देखिए साहब, ये युद्ध स्तर की स्थिति है। ये आपके लाखों लोग संक्रमित हैं, हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, और ये जो सेकंड वेव है इसने तो बिल्कुल हमको बाय सरप्राइज लिया है। हमारे देश में ये एक सेल्फ कंग्रेचुलेटरी मोड आ गया था कि कोरोना तो खत्म। मुझे बड़ी हैरत है, इतनी सारी मेडिकल जो है आला दर्जे के साइंटिस्ट हमारे पास हैं, क्या किसी ने सेकंड कोरोना वेव को आते नहीं देखा? साफ बात है, ना सेंटर तैयार था, ना स्टेट्स तैयार थी, और अब सब तू मैं के अंदर लग गए हैं। अब टाइम तू मैं का नहीं है। अब समय है कि हम जो है बिल्कुल एकजुट होकर वॉर फुटिंग पे काम करें, जिस तरह आपके आर्म फोर्सेस को इशारा मिला और वो लग गए। क्योंकि इस वक्त हमारे भारतीय लोगों की जानें बचाना कहीं ज्यादा जरूरी है, किसी भी सियासत से, किसी भी पॉलिटिक्स से, किसी भी आपस की क्विबलिंग और वन अपमैनशिप से। इस वक्त देश के लोगों की जान बचाना जरूरी है, और सब अपने सत्ता पक्ष विपक्ष जो भी मतभेद है, दे शुड bury them and work together for a cause which is। और क्या आपको लग रहा है कि ऐसा हो पा रहा है हमारे पॉलिटिकल क्लास में? सो फार तो हमको नहीं दिखा, तू मैं ही दिख रही है। एंड बट आई होप जब ये सीरियसनेस हमारी सिंक इन हो रही है, लोग रोज मर रहे हैं, एंड दे विल हैव टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। इकट्ठे होकर चलना सीखना पड़ेगा अब तो साहब, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास ऐसी नोक झोंक में वेस्ट करने का। आपने फौज को बोला, फौज ने एयरफोर्स ने C-17 इल्यूजन एयरक्राफ्ट लगा के आपके ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर्स को हिलाना शुरू कर दिया है। आर्मी और DRDO मिलके आपके जो है कोविड हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। 100 बेड के हॉस्पिटल्स आपके भोपाल और कितने और शहरों में वहां पे बनेंगे आपके जो है। देखिए ठीक है बख्शी साहब, मैं उस पहलू को भी आपसे समझूंगा कि सेना की इस हिस्सेदारी के बाद किस तरीके की उम्मीद की जाए इस महामारी के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई में। लेकिन अपराजिता सारंगी, जो बात यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी कह रहे हैं, वो ये कि बुनियादी जिम्मेदारी सरकार की है कि इस संकट में सरकार आगे आए और वो विपक्ष को अपने साथ ले, ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो खत्म हो, उसी के बाद ये तू मैं खत्म होगी और देश एकजुट हो पाएगा कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए। आप सबको मेरा नमस्कार। थोड़ा विलंब हुआ आप सबसे जुड़ने में, पता नहीं आपने क्या बातचीत की, लेकिन विदित होता है कि
पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के विषय में आपने बातचीत की है, लेकिन मैं आप सबके समक्ष बहुत स्पष्ट तरीके से रखना चाहती हूं कि हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास को लेकर चलते हैं। यही हमारा मंत्र है, और जब ये हमारा मंत्र है, हमारा मूल मंत्र है, तो विपक्ष के साथ लड़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता है। आज प्रधानमंत्री और पूरी केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है, और आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि जो पहला वेव आया था, पहली लहर आई थी, उस समय जिस तरह से हमने बेहतरीन तरीके से उस लहर को हैंडल किया, मुझे लगता है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन नमूना था जी, बहुत ही सुंदर नमूना था। और उसी मंत्र को लेकर, उसी सिद्धांत को लेकर हम अभी भी चलना चाहते हैं। आज चरण सिंह सापरा साहब, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो चल रहा है कोरोना के खिलाफ केंद्र के स्तर पर, आपको नजर क्यों नहीं आ पा रहा? विपक्ष से बिल्कुल, मैं विपक्ष से अनुरोध करूंगी कि जब देश के अंदर इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें। मैं बोल लूं? जी बोलिए। मैं बोल लूं? देखिए, जब देश के अंदर रोज 3.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित होते हो, या फिर 2,500 और 3,000 के बीच में जो लोग रोज उनकी मौत होती हो, तो निश्चित रूप से ये गंभीर परिस्थिति है। और ऐसी परिस्थिति में वो लोग जो आज भी जुमले बोल रहे हैं, जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वो आज ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और जो लोग स्मार्ट सिटी की बात करते थे, आज श्मशान सिटी बन गया है। तो श्मशान सिटी बनने के बाद भी अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाए, अगर हम देख रहे हैं कि लाशों की कतार लगी हुई है, शवागार से लेकर के श्मशान तक कतार में लोग खड़े हुए हैं, तो क्या विपक्ष अपना दायित्व भूल जाए? लेकिन अपराजिता जी कह रही है कि वो तो आपको साथ लेकर चल रही है। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, इसी फॉर्मूले के तहत कोरोना को हराया जा रहा है हिंदुस्तान में। किससे क्या पूछा? अपराजिता सारंगी बीजेपी की सांसद कह रही हैं कि सबका साथ लेकर उसी फॉर्मूले पर हम आगे बढ़ रहे हैं कोरोना को हराने के लिए। आपको साथ लेकर चल रहे हैं वो। कहां सबका साथ? कांग्रेस के नेता जब एक सुझाव देते हैं तो उसके ऊपर 4-4, 5-5 केंद्रीय मंत्री आक्रमण करते हैं। किस तरह से आक्रमण अभी आशुतोष जी ने आपको बताया है। तो ये किसी की एडवाइस सुनने वाले नहीं है, ये अहंकार से भरे हुए हैं, सत्ता के नशे में है, और ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं। और आज देश के अंदर ये जो सत्ता का नशा है, क्या यही एक बड़ी वजह है कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और विपक्ष आप पर सवाल खड़े कर रहा है? संक्षेप में देखिए, मैं कहना चाहती हूं, आप सबके समक्ष रखना चाहती हूं कि हर एक जान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में दिन रात लगी हुई है, और इसमें राज्य सरकारों के साथ काम करने का प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है कि देखिए, स्थिति गंभीर है, मैं मानती हूं, अगर एक भी जान जाती है तो बहुत ही दुख होता है, लेकिन हम अगर थोड़ा सकारात्मक हो तो अच्छा होगा। आज जो ये प्रयत्न हो रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, इसकी वजह से हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे में 2,60,000 रिकवरी भी हुई है, और हमारा मृत्यु दर अभी 1.12% को आ गया है। और क्यूमुलेटिव वैक्सीनेशन कवरेज हमारा करीबन 16 करोड़ हो गया है। और पिछले ठीक है, आप कह रही हैं कि स्थितियां सुधर रही हैं, लेकिन आशुतोष सर, मैं आता हूं सापरा साहब आपके पास। आशुतोष जी, बीजेपी के सांसद कह रही है कि नेगेटिविटी को खत्म करने की जरूरत है मौजूदा संकट के दौर में। क्या वाकई ये नेगेटिविटी खत्म होती नजर आती है आपको अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि केंद्र सरकार से जो भी मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद मिल रही है, केंद्र सरकार लगातार सहयोग दे रही है। जब एक पार्टी के नेता, एक राज्य के मुख्यमंत्री ये बात कह सकते हैं, तो बाकी दलों के नेता क्यों नहीं कह पा रहे हैं? नहीं, देखिए अनुराग जी, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष लगातार सत्ता से सवाल नहीं पूछेगा, सरकार सवाल नहीं पूछेगा, विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगा। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि लगातार सरकार से तीखे सवाल पूछे, लगातार सरकार की कमजोरियों को उजागर करे, सरकार को जवाबदेह बनाए। सरकार जवाबदेह। मेरा सवाल सर, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि अगर अरविंद केजरीवाल को सहयोग नजर आता है तो कांग्रेस को वो सहयोग क्यों नहीं नजर आता? नहीं, मुझे लगता है कि आप अरविंद केजरीवाल से पर्सनली बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उनको सहयोग नजर आता है, सहयोग नहीं नजर आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1962 में जब भारत चीन का युद्ध लड़ रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि संसद के अंदर जवाहरलाल नेहरू को खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा कि भारत इस स्थिति में क्यों पहुंचा।
आज की तारीख में कोरोना की इतनी बड़ी क्राइसिस है, तो देश के प्रधानमंत्री से अगर विपक्ष अपना सवाल नहीं पूछ रहा है तो विपक्ष अपनी भूमिका को नहीं निभा पा रहा। और जो लोग निगेटिविटी की बात करते हैं, दरअसल वो इस सरकार को जवाबदेह बनाने से बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। और विपक्ष अगर अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, मैंने कहा ना कि मनमोहन सिंह ने एक चिट्ठी लिखी, और आपको याद दिला दूं कि जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे तो कश्मीर का सवाल था और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के डेलीगेशन का चेयरमैन बनाकर यूएन भेजा गया था। वो थी सब विपक्ष को साथ लेकर चलने की कोशिश। आज मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सरकार ने विपक्ष के किस नेता के साथ बैठकर मंत्रणा की, किस नेता के साथ कहा कि भाई मुझे बताइए क्या करना चाहिए? अगर देश कोरोना से निपट पाएगा तो उसका क्रेडिट मैं बोलना चाहती हूं मोदी की को जाएगा, प्रधानमंत्री को जाएगा। अज्ञानता का परिचय न दें। सारंगी जी, आप अपने तथ्य जुटाइए। अज्ञानता का परिचय न दें। मैं बख्शी साहब का भी रुख करूंगा, लेकिन हम अपने कार्यक्रम में दर्शकों को भी शामिल करते हैं। गांधीनगर से दिव्य त्रिवेदी हैं हमारे साथ। जी त्रिवेदी जी, कहिए अपनी बात। नमस्कार, मैं न्यूज नेशन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसी एक नागरिक को सत्ता पक्ष या विपक्ष से कोई लेना देना नहीं होता है। नागरिक को लेना देना होता है तो अच्छे सुशासन से होता है, अच्छे अस्पतालों से होता है, अच्छे डॉक्टरों की सेवा से होता है। मुझे कहते हुए बेहद गर्व की बात है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार में जिस तरह से ये कार्य किए गए हैं, पूर्व सैन्य कर्मी डॉक्टरों को भी सेवा में लगाए गए हैं। मैं जीडी बख्शी साहब को भी नमन करना चाहता हूँ, आप जैसे आर्मी वीरों को भी नमन करना चाहता हूँ कि जो देश सेवा की आपने जो देश सेवा की है वो काबिले दाद है। सरकार अपनी ओर से काम कर ही रही है और विपक्ष से करता भी अपेक्षा न रखे कि विपक्ष ऐसी अपेक्षा न रखे कि सरकार आगे आएगी उनको इनवाइट करने के लिए। अगर ये कैसा विपक्ष है? अगर सरकार को ही आगे आना होता तो आपकी जरूरत ही क्या होती? वो खुद ही निपट लेती। लेकिन कटौती के काल में सरकार को और विपक्ष को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। उसमें कोई विपक्ष नहीं होता, ना सत्ता पक्ष होता है। ठीक है, जिस तरह से लेकिन ठीक है, अहम बात आप यहाँ पर कह रहे हैं त्रिवेदी जी। सारंगी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, जो सवाल आप कर रहे थे सर, सेना की भूमिका, अब सेना अपने स्तर पर जो भी मुमकिन हो सकता है वो कर रही है लगातार। सेना के सामने आने के बाद आने वाले वक्त में किस तरीके की स्थिति आपको नजर आती है? क्या इससे पहले भी ऐसा कभी हुआ है कि कोई महामारी देश में आई हो और वहां सेना ने इस तरीके से अपनी भूमिका निभाई हो? और क्या हम मानकर चलें कि आने वाले वक्त में स्थितियां सुधरने जा रही हैं? देखिए साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई विपदा हमारे देश पे आई है, अर्थक्वेक हो, फ्लड्स हो, बाढ़ हो, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आपकी वो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, बिकॉज दे आर द बेस्ट प्लेस्ड इक्विपमेंट वाइज, ऑर्गेनाइजेशनल ईथॉस वाइज, वो सबसे एफिशिएंसी वाइज वो बेस्ट प्लेस्ड हैं और वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। और बड़ा फर्क पड़ता है जब वो लोग आते हैं। पिछले साल ये जब महामारी की ये दौर शुरू हुआ था तो उस वक्त आपको याद होगा चीन भी बॉर्डर पे था। एक बड़ी चिंता ये थी कि हमारी फौज बीमार ना पड़ जाए, लड़ेंगे किससे? सर खाक से। इसलिए जो है फौज को डायरेक्टली इतना इन्वॉल्व नहीं किया गया था, लेकिन तब भी फौज ने डीआरडीओ के साथ मिलके अपने रिटायर्ड अफसरों को लेके, रिटायर्ड पर्सनल को लेके हमने जो है कोरोना हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए थे। और वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डिसबैंड हो गए जनवरी में, ताकि लोगों ने सोचा कि महामारी खत्म। अब जब ये फिर से विपदा सेकंड म्यूटेशन जो आई है, तो अब आप देख रहे हैं कि फिर जो है बेस हॉस्पिटल दिल्ली जो है, ये 900 कोविड के बेड्स आपको कोई अप्रैल के एंड तक, आपको इस महीने के एंड तक 900 एडिशनल बेड्स मिल जाएंगे। और भी शहरों में हम 100 के एडिशनल अस्पताल जो है वो बना रहे हैं। जो ऑक्सीजन की कमी है उसके लिए हम जो है क्रायोजेनिक टैंकर्स को फ्लाई कर रहे हैं, अपने हेलीकॉप्टर, अपने C-17 इल्यूशन जो हमारे जेट्स हैं, सिंगापुर तक से हम फ्लाई करके लाए हैं ये जो ऑक्सीजन के टैंकर्स। हमारे लिए ये युद्ध स्तर पे काम करने का समय है। देखिए, मैं आशुतोष जी से बिल्कुल सहमत हूं। विपक्ष का काम है अपोज करना, ऑपोजिशन का काम है अपोज करना, सरकार को अपने ऑन इट्स फीट रखना, सरकार को क्वेश्चन करना। लेकिन जब युद्ध की स्थिति आती है, जब भारी विपदा पड़ती है, दैट इज द टाइम नॉट टू अपोज बट टू क्लोज रैंक्स। जब दुश्मन गेट पे आ गया है
दरवाजे पे आपके किले के द्वार पे खटखटा रहा है, उस वक्त आप जो है अपनी आलोचना बाद के लिए छोड़ते हैं, क्लोज रैंक्स करते हैं, सारा देश इकट्ठा होता है, बाई पार्टिजन कंसेंसस। ये भी डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत है। बिल्कुल आशुतोष जी, आपको लगता है जो बात बख्शी साहब कह रहे हैं वो बेहद अहम सुझाव है सर, थोड़ी परिपक्वता हमें दिखानी होगी, थोड़ी गंभीरता दिखानी होगी। नहीं, यही सवाल तो मैं सत्ता पक्ष से पूछता हूं, सत्ता पक्ष को भी गंभीरता दिखानी पड़ेगी। मैं तीन सवाल पूछना चाहता हूं। अभी जीडी बख्शी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। ये जब पिछली बार जब कोरोना आया था तो देश के सारे बड़े एक्सपर्ट कह रहे थे कि दूसरी वेव आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी। सरकार ने कौन सी तैयारी की? कोई तैयारी नहीं की, बल्कि आपको भी उन्होंने कहा कुछ हॉस्पिटल्स बनाए गए, कोविड को उनको डिसमेंटल कर दिया गया। देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि एंड गेम शुरू हो गया है। देश के प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा गया कि आपने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। उसका खामियाजा यह है कि आज भारत में हजारों लोगों की मौत हो रही है। अगर ये सवाल अगर आज पूछा नहीं जाएगा तो विपक्ष हो चाहे आलोचक हो, लेकिन जो जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं बात, आशुतोष जी वो कह रहे हैं कि सवाल को पूछने का वक्त आगे भी मिलेगा। ये वो संकट का दौर है जब सवाल ना पूछकर साथ खड़ा हुआ जाए। सरकार को लगातार ये बताते रहना पड़ेगा कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप सही काम करिए। और अगर विपक्ष ये काम नहीं करता है, विपक्ष अपनी भूमिका लोकतंत्र में नहीं निभाता है। जो लोग ये बात कहते हैं दरअसल वो सरकार की कमियों पर पानी फेर देना चाहते हैं, सरकार की कमियों को छुपाना चाहते हैं, जो गलत बात है। जीडी बख्शी साहब, आप सरकार की कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्या सर? इसलिए आपने ये सुझाव दिया है। 1962 में भारत 1962 में जब चीन का युद्ध लड़ रहा था, बख्शी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी और राम मनोहर लोहिया, क्या आपकी मंशा ऐसी है कि आप सरकार की कमियों को छुपाना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं, युद्ध लड़ रहा था भारत 1962 में, युद्ध लड़ रहा था, युद्ध के मैदान में। मैं 10 सेकंड लेना चाहूंगा, फिर मुझे जी बख्शी साहब, आशुतोष सर आपने बात कही, सर आप कह चुके अपनी बात। देना पड़ा था। बख्शी साहब सवाल खड़े करिए तो आपको देशद्रोही करार दिया जाता है, क्योंकि बख्शी सर देखिए साहब, मैं फिर एक बार दोहराता हूं, ऑपोजिशन का काम अपोज करना है, उसे अपना धर्म निभाना चाहिए। लेकिन तमाम प्रजातंत्रों में अक्रॉस द वर्ल्ड जब कोई नेशनल क्राइसिस आता है, जब कोई नेशनल इमरजेंसी आती है, तो हमेशा बाई पार्टिजन कंसेंसस कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन किया जाता है। एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, इंटरनल इमरजेंसी हो, उसमें अक्रॉस पार्टी लाइंस आपको मिलजुट के काम करना पड़ता है। उसके बाद जब खत्म हो जाती है लड़ाई, जब आप लड़ाई जीत जाते हैं या स्टेबलाइज कर देते हैं, then that is the time you must ask question, ताकि ये फिर ना हो। If somebody has gone wrong, then he is accountable. He must be taken to task. लेकिन लड़ाई छोड़ के साहब अभी लोग मर रहे हैं, लोग गास्प कर रहे हैं, लोग, आप जाके जनता से पूछिए साहब, वो तड़प के बेचारी वाइफ अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की कोशिश कर रही है। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द ऑक्सीजन सिलेंडर। आशुतोष सर बहुत संक्षेप में सर, कब लगी, किसने, प्राथमिकता इस वक्त क्या है? सवाल खड़े करना या साथ खड़े रहना? पहले तो मैं बख्शी साहब से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में सरकार के खिलाफ बात करके क्या देश विरोधी काम किया था या नहीं विदेश विरोधी काम किया था? सर संसद का सत्र तब चल रहा था जब युद्ध हो रहा था, उसके बाद सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। देखिए साहब, 1962 कोई बड़ा अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। 71 की लड़ाई में वाजपेयी जी ने क्या कहा था? उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा, कहा था कि नहीं कहा? दैट इज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल। 62 में तो डिजास्टर ही डिजास्टर था साहब, शुरू से लेके आखिर तक। आज भी डिजास्टर से लेके आखिर तक, बट दैट वाज नॉट द राइट एग्जांपल टू साइट। आप साइट करना चाहते हैं वाजपेयी जी को, आप साइट करिए। उन्होंने 71 में क्या कहा था, 71 के युद्ध में क्या कहा था जब पाकिस्तान के साथ? ठीक है सर, फिर मेरी यही गुजारिश है कि हम अतीत में ना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। आने वाले वक्त को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे जिंदगियां बचा सकते हैं, इस पर बात की जाए तो ज्यादा ठीक होगा। सापरा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, और जो बात यहाँ पर बार बार जीडी बख्शी साहब गुजारिश करते हुए कह रहे हैं वो ये कि आप सवाल पूछिएगा सर, आप 365 दिन सवाल पूछिएगा साल भर, लेकिन पहले इस विपत्ति से देश को बाहर तो निकालिए साथ खड़े होकर। सापरा साहब, चलिए लगता है संपर्क कट गया सापरा साहब से, लेकिन सारंगी जी, क्यों ये सवाल बार बार विपक्ष आपसे कर रहा है कि आप विपक्ष की बात को नहीं सुन रहे हैं, विपक्ष को साथ लेना नहीं चाहते हैं?
देखिए, विरोध के लिए विरोध करना इनकी आदत बन गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार पर आक्रमण करना इनका फैशन है और इन्हें डिजीज लगी हुई है, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सिनिसिज्म। बात यह है कि इनकी राजनीतिक जमीन ही नहीं है, कोई सार्थकता ही नहीं, निरर्थक हो गए हैं। इनकी नकारात्मक प्रवृत्ति की वजह से ही देश ने इन्हें नकार दिया है, तो अब करेंगे क्या? बहुत अच्छी बात जीडी बख्शी साहब ने कही, मैं भी पुनरावृत्ति करूंगी कि अभी नेशनल इमरजेंसी है, अभी सिचुएशन बहुत खराब है, परिस्थिति बहुत खराब है। अभी हम सबका दायित्व बनता है, क्या पक्ष क्या विपक्ष, कौन किधर, जो निष्पक्ष है वो भी हम सब अभी केंद्र सरकार की सहायता करें, राज्य सरकारों की सहायता करें। और ये कहते वक्त मैं ये भी कहना चाहती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और जो भी स्ट्रैटेजी तैयार की गई है मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करके तैयार की गई है। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, कार्यान्वयन में उन्हें उस तरह की स्वतंत्रता दी गई। दुख की बात यह है कि ये जब बातचीत हो रही थी उस समय टीएमसी की जो मुख्य हैं 2 बार उस मीटिंग में नहीं आई। तो मुझे लगता है कि अगर विरोध के लिए विरोध करना है और हम कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना ही नहीं चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें भी इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, आशुतोष जी, जो बात यहाँ पर बीजेपी की सांसद कह रही हैं सर, क्या उसमें कुछ तथ्य आपको नजर आता है? उन्होंने कहा कि देखिए, मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठक प्रधानमंत्री ने की है, राज्यों से लगातार इनपुट आते हैं केंद्र के पास और उसके स्तर पर जो भी मुमकिन मदद होती है वो की जा रही है। अगर सेना को भी कहीं डिप्लॉय किया जा रहा है, सेना को भी कहीं भेजा जा रहा है, तो राज्यों के इनपुट्स के आधार पर ही लगातार भेजा जा रहा है। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस का कहीं कमी है? अभी जो अपराजिता जी की जो शुरू की भाषा थी, अगर आप सिर्फ उसको ही निकाल के देख लें तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा विपक्ष को लेकर सत्ता पक्ष का कंटेम्प्ट क्या है। मैं इनको एक छोटी सी याद दिला देना चाहता हूं। अभी बख्शी साहब ने कहा कि 62 का उदाहरण अच्छा नहीं है। 2008 26/11 और उस वक्त गोलियां चल रही थी अंदर, भारत एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री वो गए बॉम्बे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं, वो अपने आप में इस बात का उदाहरण है। क्या वो उस वक्त राष्ट्र की भूमिका निभा रहे थे? क्या वो सरकार की मदद कर रहे थे, या वो सरकार के साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे थे? मैं बार बार कहना चाहता हूं कि उस वक्त जिस तरीके से देश के गृह मंत्री की आलोचना भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जिस तरह मनमोहन सिंह की आलोचना की थी, क्या वो अपनी भूमिका निभा रहे थे विपक्ष की, या फिर वो भी राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे थे? मेरा अपना कहना यह है कि विपक्ष का काम है सरकार को लगातार ऑन टोज रखना, उनको लगातार ये बताना कि देश आपको देख रहा है और आपको माफ नहीं करेगा अगर आप गलती पर गलती करते जाएंगे। इस सरकार ने पिछले 6 महीनों के अंदर वो मॉन्यूमेंटल गलती की है जिसका खमियाजा आने वाला इतिहास कैसे भुगतेगा मुझे नहीं मालूम। हजारों क्या इसका मतलब यह है कि हम बीते कल की गलतियों पर ही रोते रहें? अभी हाथ मिलाने का या आने वाले वक्त के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ें और हालात को सुधारने की कोशिश करें? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 10 उपलब्धियां अपनी गिना देंगे, हो सकता है उन उपलब्धियों पर सवाल खड़ा किया जाए, लेकिन क्या यही होगा सर कि हमने पिछले 1 साल में ये किया या आपने 1 साल तक कुछ नहीं किया? या ये सवाल होना चाहिए कि आने वाले वक्त में अब आप क्या साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? मुझे बड़ा किस पर होनी चाहिए कहना पड़ता है, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश का सत्ता पक्ष विपक्ष की बात को सुनना ही नहीं चाहता। अन्यथा मनमोहन सिंह की चिट्ठी का जवाब बहुत प्यार से उनको समझा के करना चाहिए। आशुतोष जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब हम एक सूबे के मंत्री से ही लेते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग साहब जुड़ चुके हैं। सारंग साहब, क्या विपक्ष को साथ में लेकर कोरोना की इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है क्या? मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। सारंग साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो सवाल ये जो लगातार विपक्ष उठा रहा है वो ये, क्या विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए? देखिए, इस महामारी में विपक्ष के नेताओं का जिस प्रकार का रवैया है, इससे गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण रवैया कुछ नहीं हो सकता। मैं केवल अभी की बात नहीं कर रहा, मैं पहले वेव की बात कर रहा हूँ। उस समय जब इस देश में मोदी जी ने इस संकट से निपटने के लिए सभी को आह्वान किया और देश की जनता की जान बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया, तो यही विपक्ष के नेता लॉकडाउन का विरोध करते रहे। जब हमारे कोरोना वॉरियर्स को उत्साहित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग कैंपेन चलाए, चाहे वो ताली बजाने का हो, थाली बजाने का हो, तो उसका मजाक उड़ाया। वो मोदी जी का मजाक नहीं था,
वो हेल्थ वर्कर्स का और फ्रंटलाइन वॉरियर्स का मजाक उड़ाना था। जब इस पूरी लड़ाई को जीतने का काम हिंदुस्तान की सरकार ने किया तो उसका भी मजाक उड़ाया गया। जब वैक्सीन बनाई गई तो उसका भी मखौल उड़ाया गया। वैक्सीन लगाने के जो प्रोग्राम को मोदी जी ने शुरू किया उसमें भी टंगड़ी अड़ाने का काम किया। मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं होता कि पहले 2 चरण के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जिस गैर जिम्मेदारी के बयान कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के आए, उसके कारण बहुत सारे लोगों में अफवाह की स्थिति बनी, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। और उसके बाद लगातार जब इस देश में कोरोना का संकट आया तो एक भी विपक्ष के नेता ने कोई सलाह नहीं दी, केवल और केवल गलती निकाली। लेकिन और सारंग साहब अभी हमारे साथ साफरा साहब जुड़े हुए थे, हमारे साथ अभिषेक दत्त जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वो तो लगातार बता रहे हैं कि देखिए अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पत्र लिखते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, राहुल गांधी अगर कोई सुझाव देते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। वो तो कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि साहब हम तो पिछले 1.5 साल से एक के बाद एक सुझाव दिए जा रहे हैं, हमारी बात सुने कौन? क्या राहुल गांधी ने क्या सुझाव दिए? आप बताइए, राहुल गांधी ने क्या सुझाव दिया? आप डॉक्यूमेंट्री है कि ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि इस राहुल गांधी ने कहा था कि आप गलत ढंग से काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया ने माना था कि मोदी जी ने बहुत अच्छे से इसको डील किया है। वैक्सीन की जब बात आई तो ये मजाक उड़ाया गया कि ये वैक्सीन गलत है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगवाएंगे। और आज वही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वैक्सीन सबके लिए फ्री कर दी जाए। मोदी जी ने जब वैक्सीन बनाई, मोदी जी के माध्यम से इस देश के माफ कीजिएगा, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अभिषेक दत्त राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अभिषेक दत्त थोड़ा करेक्ट कीजिए मध्य प्रदेश के मंत्री जी को। क्या राहुल गांधी ने पिछले 1.5 साल में कोई सुझाव नहीं दिया है? डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोई चीज बताइएगा सर। कहना चाहता हूं कि आप पहली जनवरी से जब से WHO ने हेल्थ इमरजेंसी लगाई तब से लेके लगातार राहुल गांधी जी ट्वीट्स के माध्यम से, स्टेटमेंट्स के माध्यम से ये आपकी सरकार को, केंद्र सरकार को सचेत करते रहे कि आप एक बहुत बड़ी सुनामी हमारे देश में आने वाली है, जिसका आर्थिक नुकसान भी होगा। अगर आज आपने तैयारी नहीं करी तो आने वाले समय में एक व्यक्ति इससे परेशान होगा। उन्होंने बात करी MSME वर्कर्स की। सर मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा प्लीज। उन्होंने बात करी MSME वर्कर्स की, उन्होंने बात करी फ्रंटलाइन वॉरियर्स की, उन्होंने कहा नमस्ते ट्रंप मत कीजिए। परंतु जब केंद्र सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का था, 23 तारीख को शिवराज सिंह चौहान जी ने ओथ ली, 24 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया और उसका नुकसान आज हमारे देश को हो रहा है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आपको एक चिट्ठी सुझाव, अपने 10 साल का प्राइम मिनिस्टर का एक्सपीरियंस, अपना पूरे एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं, वैक्सीन के बारे में बताते हैं, वैक्सीन कंपनियों के बारे में बताते हैं, वैक्सीन किस तरीके से लगाए जाए बताते हैं, उसका आप मजाक उड़ाते हैं। और आज जिस जगह पे देश खड़ा है, आपकी जो मानसिकता है वो चुनाव की मानसिकता है, देश की मानसिकता नहीं है। अभिषेक दत्त, सिर्फ मुझे करेक्ट कराना था मंत्री जी को, इसीलिए मैं आऊंगा आपके पास आगे भी। सारंग साहब वो कह रहे हैं कि जनवरी से लेकर अब तक के ट्विटर की टाइमलाइन आप निकाल लीजिए, एक के बाद एक लगातार आपको सुझाव मिल जाएंगे। देखिए ये वही कांग्रेस के नेता ये मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। मैं इनको दिव्य ज्ञान देना चाहता हूं। जब मध्य प्रदेश और देश में कोरोना शुरू हुआ था उस समय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो इंदौर है, उस समय जब कोरोना का पीक था, जब कोरोना वहां फैल चुका था, जब कमलनाथ जी वहां आईफा अवार्ड की पार्टी मना रहे थे और कोरोना को लेकर उन्होंने कोई समीक्षा बैठक तक नहीं की थी। ये इतनी बातें करते हैं तो मैंने बताना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार नहीं, बात राहुल गांधी के सुझावों की थी सर। 60 केवल 60 मध्य प्रदेश की सरकार के भविष्य और भूत को लेकर बात नहीं कर रहे सर, राहुल गांधी के सुझाव, विपक्ष के सुझाव। आपने पूरा सुना नहीं। देखिए यदि आप मुझे बोलने देंगे तो मैं यहां पर रहूंगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की बात की और इन्होंने दिनांक तक बोली है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने 23 तारीख को ओथ ली थी और 24 तारीख को ये किया था। उसी का मैं जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। नहीं तो अगर ये बात भी बोली है अभिषेक जी ने तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सवाल सिर्फ ये था अभिषेक जी से भी, और उसी का जवाब मैं आपसे ले रहा हूँ। राहुल गांधी ने सुझाव दिया लगातार,
अभिषेक जी ऐसा बता रहे हैं, नहीं, आपने कोई कहा कि सुझाव राहुल नहीं गांधी ने दिया। कोई सुझाव अरे नहीं राहुल दिया। गांधी हम को बात इस कोरोना देश की कर रहे हैं, धरातल मध्य प्रदेश नहीं के राजनीतिक मालूम, भविष्य की राहुल गांधी को इस देश भूत का की बात नहीं भूगोल कर रहे हैं। मालूम, राहुल गांधी को इस देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति नहीं मालूम, वो क्या एडवाइस देंगे? एक भी कांग्रेस के नेता को आप बता दीजिए जिसने कंस्ट्रक्टिव बात की हो इस महामारी के दौर में, जब पूरे देश को एक साथ खड़ा होना था। ये विपक्ष के नेताओं ने राजनीति की, और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं मान लेता यदि राहुल गांधी सीरियसली इस समस्या को एड्रेस करते तो मैं इस बात पर सहमत हो मैं आपके जाता। पास भी आऊंगा, जब वो लेकिन मेरी दिग्विजय गुजारिश सिंह है को अपने इस पार्टी पैनलिस्ट से से कि निकाल हम देते, बीते वो कल की बात उस नहीं कर नेताओं को पार्टी से रहे। आने निकाल वाले देते वक्त में हम जिन्होंने कैसे वैक्सीन का हालात को विरोध किया सुधार था। सकते हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं। आज देश की बहस इसी मुद्दे पर है कि क्या आने वाले वक्त में हम एकजुट होकर इन स्थितियों को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। हम बीते कल की बात नहीं कर रहे हैं सर, तू मैं नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, क्या वो राजनीतिक समझ, राजनीतिक परिपक्वता आपको नजर आ रही है कि हम देश में कोरोना से लड़ सकें एकजुट होकर, तू मैं ना हो? इसका आंसर तो सबको पता है। आप जिस तरह से बात करवा रहे हैं, मतलब सभी को मालूम है कि इसमें पॉलिटिक्स हो रही है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक्चुअली सरकार कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, हमारा सिस्टम हेल्थ का बहुत ही कमज़ोर था, है, और जब तक उस पर ध्यान दिया नहीं जाएगा तब तक रहेगा। अगर आज मोदी जी की सरकार है, अगर ये मनमोहन जी की सरकार होती तो भी इसी तरह से सिस्टम नंगा होता। क्योंकि हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। हमने कभी हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से तैयार ही नहीं किया। किसी भी इलेक्शन का मुद्दा कभी हेल्थ और एजुकेशन रहा ही नहीं। ना हमारे देश का वोटर कभी जाति और धर्म से ऊपर उठ करके उसने वोट किया, और ना ही नेताओं ने कभी जाति और धर्म के ऊपर उठ करके कोई राजनीति की। तो आज जो सब बैठ के एक दूसरे के पीछे, विपक्ष ये कह रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। आप उस स्टेट को देखिए जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये कॉमन गवर्नमेंट है, जैसे कि हम मान लेते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और दूसरी गवर्नमेंट हम मान लेते हैं कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र। दोनों जगह के फर्क में अंतर क्या है? तो ये कहना कि पॉलिटिकल एक दूसरे से समझ नहीं है, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस वजह से ये हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, बिल्कुल टूटा हुआ था, वो घुटनों पे था, वो आज सबके सामने गिर पड़ा है धड़ाम से, क्योंकि कोरोना की महामारी ऐसी आई है। और हम दिल्ली की बात करते हैं, मेरे को टाइम दीजिएगा 2 मिनट, आपने सारे पॉलिटिशियंस को टाइम दिया, 2 मिनट मेरा टाइम लीजिए, सुनिएगा। कहिए डॉक्टर कौशल। दिल्ली की बात करते हैं जो एनसीटी में आता है, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, इसमें सेंटर का भी कंट्रोल है, उसमें केजरीवाल साहब का भी कंट्रोल है। कल जिस तरह से जुडिशियल हाई कोर्ट के ऑफिसर्स के जो 100 कमरे बुक कराए गए तो उसके लिए हाई कोर्ट ने इंटरवेन किया। मैं आपको 2 दिन पहले ले चलता हूं, उसका ऑर्डर ये रहा मेरे पास। ये दिल्ली गवर्नमेंट के अफसरों के लिए 3-4 होटल बुक हैं, ठीक है, जिसमें करीब 150 कमरे डॉक्टर कौशल कांत रखे गए हैं। बिल्कुल, जो मुद्दा है सर वो यही है कि आने वाले वक्त में हम क्या कर रहे हैं। मेरी फिर गुजारिश है, आपसे भी गुजारिश है, जो मैं अपने तमाम प्रवक्ताओं से गुजारिश कर रहा हूं कि कृपया करके भूतकाल को भूल जाएं, भविष्य को कैसे बेहतर करना है थोड़ा इस पर बात कर लें। गुजारिश है मेरी डॉक्टर कौशल कांत। नीरजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कौशल कांत साहब, थोड़ा भविष्य की बात कर लें सर। आप जैसे एक्सपर्ट से, आप जैसे पैनलिस्ट से आने वाले वक्त की रणनीति पर अगर सुझाव लिए जाएंगे, चर्चा की जाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा सर, कुछ जिंदगियां बच जाएंगी। नीरजा जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, हम अपने शो में दर्शकों को भी शामिल करते हैं। दिल्ली से साधना सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी साधना जी, कहिए अपनी बात। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ऑपोजिशन में जो भी ये मोदी जी काम करते हैं, लोगों ने ठान लिया है कि मोदी जी के अगेंस्ट ही बोलना है। आज ये जो कोरोना की स्थिति हमारे यहाँ दिल्ली में हो रही है वो नहीं होती अगर वैक्सीन को लेकर के लोगों ने उसके प्रति जो किया है। एक्चुअली क्या, वैक्सीन लोगों के प्रति भ्रम फैला दिया है, वैक्सीन लेकर के लोगों ने नहीं ली और फिर उन्होंने रिपोर्ट करनी चालू कर दी। अगर वैक्सीन को पहले ही ये लोग कर देते और लोगों लगा लेते अगर लोग, तो आज ये कंडीशन नहीं होती। लोग हमारे 8 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो वो अभी और ज्यादा हो जाते हैं। और जैसे ये ब्रिटेन एंड इजराइल कोरोना मुक्त हो गया, शायद ये कंडीशन नहीं होती अगर अपोजिशन ने ये सब नहीं किया। ठीक है,
ठीक है, सियासत नहीं होती तो हालात बदल जाते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए साधना जी। लेकिन नीरजा मैम, आप तो लगातार पॉलिटिक्स ही कवर करती रही हैं, मौजूदा संकट में क्या हम उम्मीद करें कि ये पॉलिटिक्स नहीं होगी, तू-तू मैं नहीं होगी? क्या हम आगे आने वाले वक्त में एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, 2-3 चीजों पे निर्भर है ये। पहला पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम माँ बाप बच्चों को कहते हैं ना कि बड़ों का गुस्सा ही बड़ों का प्यार होता है। आज की स्थिति में ऑपोजिशन का गुस्सा ही ऑपोजिशन का प्यार है, क्योंकि वो हमें बता रहे हैं, गुस्से से बता रहे हैं कि यथार्थ स्थिति ग्राउंड लेवल पे क्या है। उजागर कर रहे हैं सरकार को कि ये नहीं चलेगा, लोग मर रहे हैं, क्रीमेशन ग्राउंड्स में बॉडीज जल रही हैं, ऑक्सीजन है नहीं, रेमडेसिविर है नहीं। ये तो मेरी तो आज कई लोगों से बात हुई है, महाराष्ट्र के गांव के लोगों से भी, उत्तर प्रदेश के गांव के लोगों से। ब्लैक में चीजें बिक रही हैं। जो असली स्थिति है ना वो बहुत भयंकर है, ये सही है। कैसे प्रधानमंत्री जो कि देश के मुखिया हैं आज, ये कॉन्फिडेंस दिलाएं ऑपोजिशन को कि उनको जरूरत है ऑपोजिशन की। एक डिस्ट्रस्ट का जो एक बन गया है ना माहौल, उसको कैसे दूर किया जाए। और मैं मानती हूँ ये आप जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें आज हम जंग की स्थिति में हैं। ये दोष देना, ये हुआ वो हुआ, वो बाद में होता रहेगा, बाद में निपटते रहेंगे। आज तो हमें ऑल हैंड्स ऑन द डेक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो चीज करनी है। और एक ट्रांसपेरेंसी का माहौल है ना कि आप रोज देश को बताइए तुरंत क्या हो रहा है, वैक्सीन प्लान क्या है, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। बहुत देश के, दुनिया के देश आज भारत को मदद करना चाहते हैं, लेकिन सीएम्स भी बताएं, पीएम भी बताएं। एक माहौल क्रिएट करने की जरूरत है जहाँ की कॉन्फिडेंस हो कि हम इस चीज से जूझ रहे हैं और जूझेंगे, और ये जो जंग है हम जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पास जीडी बख्शी साहब, जो बात नीरजा जी कह रही हैं अपने अनुभव के आधार पर, वो कह रही हैं हम वॉर मोड में हैं। इस बात को हमें समझना होगा, सियासत तो अब करते रहेंगे आगे भी। मैं नीरजा जी से 100% सहमत हूं। दिस इज वॉर एंड वी नीड ऑल हैंड्स ऑन डेक। एनालिसिस बाय पैरालिसिस वो सब बाद में होगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। सांस लेना बहुत जरूरी है भाई, ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आप इस वक्त तू मैं कर दें कि जी सेंटर ने तो दिसंबर में आपको इतने करोड़ रुपए दिए थे दिल्ली में इतने ऑक्सीजन प्लांट लगाने हॉस्पिटल में, वो प्लांट क्यों नहीं लगे? आप साहब जहां से भी प्लांट लाइए, आप प्लांट लगाइए। द टाइम नाउ इज, ये नहीं हम विश्लेषण कर सकते कि आग कैसे लगी, कब शुरू हुई, कितने बजे शुरू हुई। आग को बुझाइए, पानी फेंकिए आग के ऊपर, ऑक्सीजन पहुंचाइए। हमारे देश की जनता को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए, जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए। हमारी जो इमरजेंसी बेड्स की आईसीयू कैपेसिटीज है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स की कैपेसिटी को वॉर फुटिंग पे बढ़ाया जाए। क्या वजह है कि जिस बात को आप जैसे जर्नलिस्ट समझ रहे हैं, जीडी बख्शी साहब जैसे जो तमाम अनुभवी लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ये वार जैसी सिचुएशन है, इसमें तू मैं नहीं, आगे आके स्थितियों को बदलना होगा। जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है वो समझने के लिए तैयार नहीं है, वो अभी भी तू मैं के दायरे में ही है। अभी भी देखिए दोनों तरफ से है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ज्यादा इनिशिएटिव सरकार की तरफ से होना चाहिए। सब पार्टी के नेताओं को बुलाएं, प्रधानमंत्री क्लोज डोर में बहुत लोगों को बुलाने की नई जरूरत है, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को बुलाएं कि कैसे ये करना है, कैसे बढ़ना है। अगर प्रधानमंत्री कहें सारा दोष मेरा ही है, मैं हूँ टॉप मैन, मैं सारा दोष लेने के लिए तैयार हूं, पर अब से हम ये करने जा रहे हैं। आपकी मदद की जरूरत है मुझे। और कई चीजें हैं जो आइडियाज आएंगे। कांग्रेस बहुत अनुभवी पार्टी है और पार्टियां अनुभवी हैं, उनके अनुभव को लीजिए ना। और ठीक है, तो क्या अपराजिता सारंगी आप इस पहल के लिए तैयार हैं जो वरिष्ठ पत्रकार नीरजा जी यहाँ पर दे रही हैं? और अभिषेक जी, अगर ऐसी कोई पहल होती है तो क्या उसके बाद भी सिर्फ सियासत होगी या साथ में लड़ा जाएगा इस लड़ाई से? और कौशल जी, आने वाले वक्त में क्या कदम उठाने की जरूरत है? ये तीनों चीजें मैं लौट कर पूछूंगा आपसे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।